टॉपर तक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर वाइज चल रहे हैं। चैप्टर वाइज में आज का चैप्टर रहेगा विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लिए, जो कि बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर हम कुछ नहीं होगा। 40 क्वेश्चन लिए, 40 का 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा, इससे और भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। अभी 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वाइज टॉपर तक सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पढ़ेंगे। देख ले नेक्स्ट स्लाइड में लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है इस तरह से। ये क्वेश्चन है, ये द ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट साइंस क्लास SIT JEE, इसमें मैं टीचिंग कर रहा हूँ। फिर आगे देखिए, इस तरह से सभी का अलग अलग क्वेश्चन लिए हुए हैं। जितना भी सीट है, 4 सीट है, उसका अलग अलग क्वेश्चन, इसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये देखिए स्लाइड सेकंड, इसका भी डिस्कशन करेंगे। जैसे ही सबका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस सब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अच्छी तरीके से डिस्कशन करने के बाद ये सभी का याद रखने में आसानी हो जाता है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये सब ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे। अच्छी तरीके से रिविजन भी हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर रिविजन हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत रासायनिक सेल में एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल के समान व्यवहार कर सकता है। तो एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल के समान कब व्यवहार कर सकता है? ये पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है ई सेल इजकल टू 0। ई सेल का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। दूसरा में ई सेल इजकल टू ई एक्सपेरिमेंटल सेल। फिर तीसरा में ई एक्सपेरिमेंटल सेल का वैल्यू ग्रेटर देन है ई सेल से। तीसरा ई सेल ई एक्सपेरिमेंटल सेल से ज़्यादा है। ये ई सेल का वैल्यू जब ज़्यादा होगा ना ई एक्सपेरिमेंटल सेल का, तब क्या होता है? विद्युत अपघटनीय सेल उल्टा बिहेव करने लगता है। विद्युत रासायनिक से क्या करने लगता है? उल्टा बिहेव करने लगा, विद्युत अपघटनीय सेल के समान बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का बोल रहा है, सेल अभिक्रिया में स्वतः होती है। सेल अभिक्रिया कब स्वतः होती है? जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। डेल्टा जी जानते हैं, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इजकल टू माइनस NF ई सेल होता है। ई सेल होता है, ना कि ई नॉट सेल। ई सेल होता है, इसमें क्या होना चाहिए? डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वतः अभिक्रिया होगा। ये स्वतः अभिक्रिया होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। फिर ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ई सेल क्या होता है इसमें? पॉजिटिव। स्वतः अभिक्रिया के लिए ई सेल पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से लेड स्टोरेज बैटरी किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? लेड स्टोरेज बैटरी वो जो इन्वर्टर रोड में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला इन्वर्टर रोड में इस्तेमाल किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी, ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें जो रहता है ना, प्लेट जो रहता है ना बना हुआ, ढेर सारे प्लेट बना हुआ रहता है, अंदर में ढेर सारे संरचना में प्लेट बना रहता है। ये जो प्लेट है ना, शीशे में इसमें मिला जाता है पीबी। लेड होता है शीशा, पीबी, जिसको पीबी बोलते हैं। पीबी में क्या मिला दिया जाता है? एंटीमनी मिला दिया जाता है। पीबी में क्या मिला दिया जाता है? एंटीमनी, ताकि क्या हो जाए? ये सॉलिड रिजिड हो, बहुत ही मजबूत बने। मजबूती बनने के लिए क्या किया जाता है? एंटीमनी का यूज किया जाता है पीबी में। पीबी प्लस एंटीमनी, ये दोनों का यूज किया जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी वो होता है जो सेकेंडरी बैटरी होता है। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण है। द्वितीयक बैटरी जिसको बोलते हैं, संचायक बैटरी भी इसको बोलते हैं। संचायक बैटरी का उदाहरण लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक है? हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अम्ल इनसे कौन सा है? HF सबसे दुर्बल अम्ल है, ये नहीं होगा। HI सबसे प्रबल अम्ल है। HI सबसे प्रबल अम्ल होता है। ये प्रबल अम्ल और प्रबल अपचायक भी होता है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना। HI सबसे प्रबल अम्ल है। उसके बाद HCl हो गया, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HF। सबसे एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिटी ऑर्डर प्रबल का HI सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HF होगा, ठीक है। ये था एसिडिटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसका है? HI का। सबसे प्रबल एसिड अम्ल हैलोजन अम्ल का सबसे HI हो जाएगा, उसके बाद HCl, HBr, HF। सबसे कम HF होता है, सबसे ज़्यादा HI सी में, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वां का। वही क्वेश्चन है, स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी साम स्थिरांक बोल रहा, स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी साम स्थिरांक के है, वह ई सेल क्रमशः क्या होगा? तो ई सेल क्रमशः क्या होगा? तो इसमें डेल्टा जी पूछ रहा है और के पूछ रहा है और ई सेल पूछ रहा है, ठीक है। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? स्वतः अभिक्रिया बोल रहा है ना, स्वतः अभिक्रिया के लिए। स्वतः अभिक्रिया के डेल्टा जी तो नेगेटिव होता है, जानते हैं।
माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी इजकल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, क्या होता है डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे डेल्टा जी ओवरऑल क्या है नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है, फिर अंदर में जो है ये ई क्या है पॉजिटिव है, तो ई सेल क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये के जो होता है ना के क्या होता है एक से ज़्यादा होता है, साम स्थिरांक के क्या होता है एक से ज़्यादा होता है, के का वैल्यू एक से ज़्यादा होता है, के का वैल्यू जो होता है ना के का वैल्यू एक से ज़्यादा होता है। इसमें देख लेते हैं कौन सा वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे कोमा दिया है ऑप्शन में, डेल्टा जी पहला में नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है, इसके बाद कोमा डाल दो, उसके बाद एक से ज़्यादा होना चाहिए, के का वैल्यू क्या होना चाहिए एक से ज़्यादा, इसमें नेगेटिव, इसमें कोमा डाल दो, उसके बाद ई सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ई सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव, पहला ही ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, सी नंबर का क्या है, निम्नलिखित निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक, जो सबसे प्रबल अम्ल था वही सबसे प्रबल अपचायक होगा, सबसे प्रबल अम्ल क्या था एच आई था, तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस हो जाएगा एच प्लस हो जाएगा, तो आई माइनस कौन होगा डी में, ये सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 7 में बोल रहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है, कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा किस पदार्थ के, जो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा वातावरण में उसी को कॉपर में रखेंगे, बाकी जो है सब देख रहे हैं ऑप्शन देख लेते हैं, एजी, एजी क्या है AgNO3, एजी चांदी है ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता वातावरण से, फिर देखिए एयू सोना भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ये अक्रिय कैटेगरी में लगभग आता है, उसके बाद देखो जिंक, जिंक जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए ये जो है ना इसको किस में रखा जाता है कॉपर के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में, और सबसे जिंक क्या करता है जल्दी रिएक्शन करता है, जो दूसरे धातु एल्युमिनियम और के धातु से जिंक रिएक्शन कर लेता है, इसलिए एल्युमिनियम के धातु में नहीं जिंक सल्फेट को रखेंगे, किस में रखते हैं कॉपर, कॉपर में, कॉपर के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी अर्धसेल, किसी अर्धसेल के इलेक्ट्रोड विभव, किसी अर्धसेल के इलेक्ट्रोड विभव करता है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कैसा धातु है, ठीक है। उसके बाद सेल के धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा, डाइल्यूट है कि सांद्रता ज़्यादा है इस पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रोड जो होता है ना जैसे धातु, धातु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इसका धातु के गुण कम होता जाता है, इसका चालकता क्या होता है चालकता कम हो जाता है, ये जो है ना धातु पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका चालकता कम हो जाता है, तो ये सब टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सेल में आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, कितना आयन हो, सांद्रता में ज़्यादा सांद्रता हो गया तो ज़्यादा वो ज़्यादा सांद्रता हो गया तो उसका आयन का चालन ज़्यादा होता है, फिर डाइल्यूशन कर देते हैं मतलब पानी मिला देते हैं तो उसका आयन का चालन कम हो जाता है, इसलिए उसका चालकता भी कम हो जाता है। इस तरह से ये सब पर निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, सांद्रता पर और तापमान, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, 8 का था इनों का, निम्न में से कौन एक अवरोधक है, अवरोधक मतलब प्रतिरोध डालने वाला, किसी भी तार में जैसे प्रतिरोध होता है तो कौन सा तार लेंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा, अवरोध डालेगा, धारा का विरोध डालने वाला अवरोधक हो जाएगा। तो ग्रेफाइट देखते हैं, ग्रेफाइट तो सुचालक होता है, सुचालक होता है धारा का, एल्युमिनियम भी सुचालक होता है, सिलिकॉन भी सुचालक होता है, सुचालक मतलब ग्रेफाइट में जो है ना ये कभी सुचालक का भी काम करता है, अर्धचालक जिसको बोलते हैं सिलिकॉन, ये दोनों अर्धचालक है, ये सुचालक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित, लेकिन डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, ये क्या करेगा धारा का अवरोध डालेगा, डायमंड धारा का अवरोध डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का है चालकता की इकाई, चालकता का इकाई क्या है, ये तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, चालकता का इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, चालकता को के से डिनोट करते हैं, कप्पा को, चालकता को के से डिनोट करते हैं, इसका कप्पा क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका पूरा का मान हो जाएगा एल बाय रो इजकल टू आर ए बटा एल होता है, तो इसका उलट जाएगा तो एल बाय आर ए हो जाएगा। तो एल से इसका अगर मात्रक पूछे हैं तो एल का मीटर होता है, ये एरिया का मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर होगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक से तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसका जो एल होगा सेंटीमीटर में मापेंगे, आर तो ओम में मापते हैं, एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, बच गया ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, उसके बाद सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा चालकता का इकाई हो जाएगा। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं महो भी बोलते हैं इसको, और हम क्या बोल सकते थे महो बोलते थे, महो, ओम इनवर्स को महो बोलेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसको साइमंस भी सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस, सीमेंस, ओम इनवर्स को सीमेंस बोलेंगे, फिर सेंटीमीटर इनवर्स, ये तीन, एक ये हो गया, ये हो गया, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 का, 11 का फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो बोल रहा है क्या
किसी अनियंत्रित अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी सामस्थिरांक और सेल क्रमशः होगा, सेल ई सेल और ई सेल क्रमशः होगा, यहाँ पे ई सेल छूट गया, ई सेल क्रमशः होगा। ठीक है, तो क्या होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित का मतलब क्या है, असंतुलित, असंतुलित समीकरण के लिए मतलब असंतुलित समीकरण जो होता है ना स्वतः अभिक्रिया होता है, ये भी क्या होता है अनियंत्रित अभिक्रिया भी क्या होता है स्वतः अभिक्रिया होता है। तो स्वतः अभिक्रिया होने के लिए, स्वतः अभिक्रिया होने के लिए पिछली बार हम पढ़े थे डेल्टा जी का क्या मान होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। फिर क्या ई सेल का क्या मान होना चाहिए, ई सेल का क्या मान होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद के का वैल्यू क्या होना, सेल स्थिरांक को के बोलेंगे, सेल स्थिरांक को के बोलेंगे। के का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब क्या होगा, ये स्वतः रिएक्शन होगा, स्वतः अभिक्रिया होगा, स्वतः अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, नेगेटिव है, कोमा डाल दो। एक से ज़्यादा होना चाहिए पॉजिटिव वाला, कहाँ के का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और एक से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक से बड़ा वाला के का वैल्यू है, ये पॉजिटिव किसका है, ई सेल का वैल्यू है। ठीक है, पहला ही नंबर आंसर है। कोमा होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन में कोमा नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12 का क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल होता है, कौन सा द्वितीयक सेल है। तो ये लक्लांचे सेल तो प्राथमिक सेल है, लेड स्टोरेज सेल द्वितीयक सेल है। ये लक्लांचे सेल प्राथमिक सेल ये नहीं होगा, लेड स्टोरेज जो है ये द्वितीयक सेल है। लेड स्टोरेज द्वितीयक सेल उसी को बोलते हैं जो इन्वर्टर और में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी और में इस्तेमाल किया जाता है। लेड स्टोरेज पीवी का बना होता है। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में भी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो। तो पीबी का क्या रहता है, एनोड रहता है, और PbO2 का क्या रहता है, कैथोड रहता है। ठीक है, इसमें जो है ना 38% H2SO4 रहता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये विद्युत अपघटय के रूप में 38% क्या रहता है, H2SO4। तो इतनी बात इसमें याद रखना। एनोड किसका रहेगा, पीबी का रहेगा, PbO2 का कैथोड रहता है। ये लोड स्टोरेज बैटरी का इन्फॉर्मेशन था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का। इसमें बोल रहा 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। कितना मुक्त करेगा, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 में के विलयन से मुक्त करता कौन, तांबा कितना मुक्त करेगा विलयन में, विलयन से। तो कैसे बनाते हैं, ये फैराडे का द्वितीय नियम से बनाते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का प्रथम नियम या द्वितीय नियम, फैराडे का प्रथम नियम कहता है W इक्वल टू जितना भी विद्युत अपघटय से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो वो कितना, जितना इस पर चार्ज गया उतना ही उस पर पदार्थ की मात्रा कैथोड या एनोड पे जमा होती है। तो कैथोड या एनोड पे जो जमा होने की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को W से डिनोट करते हैं, वो किसके समानुपाती होता है, Q के समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम में क्या था, W इक्वल टू, हम उसके बाद W इक्वल टू जेड क्यू लिखते थे, W इक्वल टू जेड क्यू। तो ये क्या था, जेड क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, जेड क्या था, विद्युत रासायनिक, क्यू क्या था, चार्ज था। जितना चार्ज डालेंगे उतना ही पदार्थ की मात्रा होगी। जेड को भी हम क्या लिखते थे, W इक्वल टू जेड को किसके बराबर होता था, ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा में फैराडे, फैराडे मतलब 96,500 कूलम इंटू में क्यू। तो ग्राम इक्विवेलेंट को ई बट्टा में आपको 96,500 इंटू में क्यू। ठीक है, क्यू का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्यू का मान, यहाँ पे क्यू का मान क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्यू का मान 96,500। तो यहाँ पर हम 96,500 लिख सकते हैं। 96,500 से 96,500 कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू ई। अब ई का वैल्यू निकालना है। ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई का वैल्यू निकालने के लिए ई का वैल्यू मोलिकुलर वेट बट्टा में एन फैक्टर करते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट बट्टा में एन फैक्टर, एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट निकालना है किसका, Cu का, जो कैथोड पर जमा होगा Cu, उसका मोलिकुलर वेट निकालना है, बट्टा में एन फैक्टर होता है। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है Cu का, Cu का मोलिकुलर वेट होता है, Cu का मोलिकुलर वेट 63.5 होता है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर होता है जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, पदार्थ में ये इसमें देखा जाता है चार्ज में कितना होता है। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कितना चार्ज आ रहा है, Cu+2 में जा रहा है या SO4-2 में, कोई एक चार्ज लेते हैं प्लस वाला या माइनस वाला। Cu+2 में जा रहा है तो एन फैक्टर की संख्या क्या होगी, 2 होगी। +2 में है तो 2 होगी, या SO4-2 में, या पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज लो, दोनों बराबर ही होता है, तो कोई एक लेना है, तो एन फैक्टर की संख्या 2 होगी। तो अब क्या करना, ई इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट बट्टा में एन फैक्टर। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट 63.5 बट्टा में 2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, 31.76 ग्राम। तो ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, सेकेंड नंबर में ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन
14 का क्या है, एक फेराडे विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर हो गया, एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो ये तो फेराडे का विद्युत के अपघटन के नियम है, तो सेकेंडरी अपघटन के नियम है। तो कितने होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नहीं, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर, ई के बराबर होता है। सेकेंड नियम क्या बोलता है, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है। ई क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक, जितनी ग्राम तुल्यांक इस पे विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही विद्युत की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जमा होगी इलेक्ट्रोड पे। ये था इसका विद्युत फेराडे का द्वितीय नियम पे, ठीक है। 14 नंबर का देख, नेक्स्ट 15 नंबर का, 15 का क्वेश्चन बोल रहा है फेराडे का द्वितीय विद्युत सिद्धांत का नियम संबंधित। द्वितीय विद्युत का सिद्धांत किससे नियम है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, धनायन के परमाणु से संख्या से, नहीं धनायन का नहीं। और द्वितीय सिद्धांत क्या बोल रहा था, ई जो पदार्थ जो होते हैं ना इलेक्ट्रोड पर जमने वाले, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल किसके था, ई के विद्युत रासायनिक ग्राम तुल्यांक के। ये पहला में क्या है, धनायन के परमाणु सिद्धांत, परमाणु संख्या से गलत है। फिर देखते हैं विद्युत अपघटक के समतुल भार से, विद्युत अपघटक के समतुल भार, यही तो है विद्युत अपघटक समतुल भार, बी नंबर का सही हो जाएगा। ऋणायन के परमाणु भार से नहीं, धनायन के वेग से नहीं, ठीक है। 15 का हो गया। 16 का देखते हैं, 16 का क्वेश्चन बोल रहा है LiCl लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक, अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता का सही क्रम है, ठीक है। तो चालकता का सही क्रम हमको जांच करना, सुचालकता है ना, सुचालकता का सही क्रम जांच करना, समतुल्यांक की चालकता, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर क्या करते हैं, तनु करते तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, बढ़ता है। तो वैसे भी यहाँ पे देखना सुचालकता का क्रम, धारा जो है ना ऊपर से नीचे, एक पीरियड लेते हैं, पीरियड मतलब ग्रुप में पीरियडिक टेबल में ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर चालकता बढ़ता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे रहता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। ये धात्विक गुण बढ़ने के कारण इसका चालकता भी बढ़ता है, चालकता भी बढ़ेगा। तो ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका चालकता क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसमें देखना है तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। तो पोटेशियम का इसमें दिखाई दे रहा है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इसका सबसे अनंत तनुता पर समतुल्यांक ज़्यादा होगा। तनुता करते हैं तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, बढ़ते हैं। वही लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता भी बढ़ता है, लेकिन के जो है ना कप्पा चालकता वो घटता है अनंत तनुता करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। देख लेते हैं, ये द्रवित है ना, लिक्विड, जिसको लिक्विड बोलते हैं NaCl। तो NaCl क्या है, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में इसको क्या करना, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन करने से क्या प्राप्त होगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ आयन में, Cl- आयन में। तो Na+ जो होता है ना, प्लस कहाँ पे जाता है, कैथोड पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, ये कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कैथोड पे, Cl- कहाँ जाएगा, एनोड पे, ये एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा क्या, कैथोड पे कौन सा मुक्त होगा, तो सोडियम मुक्त होगा, कौन सा, सोडियम मुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर, तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होगी। इसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं H2SO4 का, तो H+ में जाएगा, SO4- में जाएगा। तो H2SO4 का विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो H+ में जाएगा, उसके बाद SO4- में जाएगा, -2 होता है SO4, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो ये एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट वाला जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो ये पूछ रहा था एनोड पे, तो एनोड पे सल्फ्यूरिक गैस निकल रहा है, SO2 निकल जाएगा, SO4- से बदल जाएगा SO2 में, तो ये सी नंबर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का, 20 में बोल रहा है NaCl के तनु जलीय विलयन में, ये क्या कर दिया आप, जलीय लगा दिया इसमें, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है, कौन सा कैथोड पर मुक्त होगा, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है NaCl को क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, इसके विलयन को क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित करते, किस में जाएगा, Na+ में जाएगा, Cl- में जाएगा, Na+ और Cl- में। फिर बोल रहा है ये क्या करे, जलीय विलयन लेना, तो इसमें जलीय लिया तो H2O भी रहेगा, तो H2 किस में जाएगा, H+ में जाएगा, और OH- में जाएगा। तो ये दोनों कहाँ जाना चाहेगा, कैथोड पे, ये दोनों कहाँ जाना चाहेगा, एनोड पे। तो दोनों में से कौन जाएगा,
कोई एक जाएगा। देखते हैं, ये H+ है और NaCl है, Na+ है। अब ये दोनों में से कौन ऊपर कौन कौन जाएगा कैथोड पे, ये मुश्किल हो रहा है। तो इसमें याद करना पड़ता है, एक सीरीज है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऊपर जितना है ना, हाइड्रोजन से ऊपर केवल क्या रहता है, कॉपर रहता है, Ag रहता है, Au रहता है, ठीक है। उसके नीचे क्या रहता है, सभी धातु वाला, कोई भी धातु रहेगा, कोई भी धातु रहेगा। फिर देखिए इधर नेगेटिव वाले टर्म में क्लोरीन रहता है, क्लोरीन क्लोरीन रहेगा, Cl- रहेगा, Cl- उसके बाद OH- रहेगा, SO4-2 रहेगा, ये सब रहता है। तो SO4-2 सबसे नीचे रहता है, क्लोरीन सबसे ऊपर। जो इसमें सबसे ऊपर रहेगा ना, वही वो ये एनोड या कैथोड पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, और ये वाला पार्ट एनोड पे जाएगा। ये वाला पार्ट कैथोड पे जाएगा और ये वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट एनोड पे जाएगा। तो इतना देखते हैं, जो ऊपर रहेगा वही जाएगा। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इसके ऊपर है, धातु से ऊपर है तो वही जाएगा, जो ऊपर है वही जाएगा। धातु से ऊपर कौन सा है, हाइड्रोजन। तो ये सोडियम क्या था, धातु था, तो इससे ऊपर कौन है, हाइड्रोजन। तो ये क्या जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे Cl और OH- में, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में Cl है, Cl-, उसके बाद OH है, OH- है, उसके बाद SO2- है। तो OH- से पहले क्या है, Cl-, तो काम कौन जाएगा एनोड पे, एनोड पे कौन जाएगा, Cl- जाएगा। ये याद रखना पड़ता है, ठीक है, छोटी सी बात है, ये सिर्फ याद रखना है, उसके बाद सब बन जाएगा, ठीक है। तो कौन गया कैथोड पे, हाइड्रोजन गया, H2 गैस प्रभावित होगा NaCl के जलीय विलयन में। कैथोड पर बोल रहा था, कैथोड पर H2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, ये परिभाषा ही, सेल स्थिरांक का परिभाषा क्या है, L/A। सेल स्थिरांक को G* से डिनोट करते हैं, इसका क्या है, फॉर्मूला ही होता है L/A, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल स्थिरांक। G* को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, L/A कहाँ है, पहला नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का क्या है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण व्यव, मानक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ कितना, प्लस में 0.763। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, मतलब नहीं, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, रिडक्शन नहीं, सॉरी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो इसका क्या निकालना है, मानक अवकरण विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। तो करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना होता है, तो उसको क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव करते हैं। इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 0.763, ये हो जाएगा। इसमें साइन चेंज करना था बस, C नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का, तो इसमें बोल रहा है विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, कौन करेगा, विलयन में तो वही करे ना। विलयन का जैसे विद्युत संचालन होता है तो क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघटन। जैसे NaCl अगर लेंगे ना, तो ये अपने विद्युत अपघटन में, किस विद्युत अपघटन किस में टूट जाता है, अपने आयनों में, Na+ का और Cl- का, ये दोनों क्या करने लगता है, विद्युत अपघटन में अपने आयनों का चालन करने लगता है, जिससे कि विद्युत का संचालन होता है, ठीक है। आयनों का इधर उधर घूमने लगता है और विद्युत का संचालन होता है। तो कौन सा हो जाएगा, विद्युत अपघटन। NaCl क्या था, विद्युत अपघटन। इसी तरह SO4, ये भी क्या है, विद्युत अपघटन। ये भी Cu+2 में जाएगा, SO4-2 में जाएगा। ये अपने आयनों का चालन करने लगेगा और विद्युत का संचालन हो जाएगा, तो विद्युत अपघटन हो जाएगा। अरे ये अनपघटन है, बी में अनपघटन है, पहला नंबर हो जाएगा विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इसका A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, सेल रिएक्शन दिया हुआ, सेल रिएक्शन दिया हुआ, इसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसका क्या बोल रहा है, इसका कैथोड पर क्या बोल रहा है, इसका कैथोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, ZnSO4 होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ये पूछ रहा। तो हम जानते हैं ये Zn है, ये एक रिएक्शन, एक ये अवस्था चेंज को दिखाता है, ZnSO4। फिर ये था साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज मतलब लवण सेतु है, उसके बाद कॉपर सल्फेट फिर दिया, फिर एक फेज चेंज किया, कॉपर दिया, ये क्या था, सेल रिएक्शन दिखा। ये Zn 0 अवस्था में, अब कितना अवस्था में, SO4-2 अवस्था में रहता है, जिंक +2 अवस्था में हो जाएगा। फिर देखिए SO4-2 अवस्था में रहता है, कॉपर +2 अवस्था में, ये कॉपर 0 अवस्था में। ये जिंक अभी देखिए लेफ्ट साइड में, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर देखिए इधर राइट साइड में Cu+2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। एक बात जान लीजिए, ऑक्सीडेशन जहाँ होता है ना, वो कौन सा कहलाता है, एनोड पर। हमेशा कहाँ होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर, ये एनोड पर होगा। रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे, ये हमेशा होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कैथोड पर क्या हो जाएगा, कॉपर। तो इसका आंसर B नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः
-3.05 है, -1.66 है, ठीक है, -0.40 है और प्लस में 0.8 वोल्ट है। तो इसमें किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक हो? एक बात जान लीजिए, अवकरण क्षमता जो है ना, अवकरण क्षमता वो जो पावर होता है वो सबसे अधिक तब होता है जब सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका अवकरण पावर क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं ए का क्या है, ई सेल का ए का क्या दिया हुआ है, -3.05, ई बी कितना दिया हुआ है, -1.66, उसके बाद ई सी कितना दिया हुआ है, -0.40, ई डी कितना दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 0.8। तो इसको हम संख्या रेखा पे भी वैसे दिखा सकते हैं, यहाँ 0 होगा, 0 से लेफ्ट साइड इधर नज़दीक में कौन होगा, -0.40, उसके बाद -1.66, उसके बाद हो जाएगा इधर -3.05, राइट साइड में पॉजिटिव कहीं होगा तो 0.8। तो सबसे नेगेटिव तो ये लग रहा है -0.05, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ई ए में वाला ए का है, तो ये सबसे ज़्यादा अवकरण क्षमता। उसके बाद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी का, कितना ई बी का, उसके बाद 0.4 किसका, ई सी का, उसके बाद ये ई सी का हो जाएगा, उसके बाद सबसे कम किसका होगा, 0.8 ई डी का होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका, अगर लिखना है तो ए का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अवकरण पावर को ही क्या बोलता है, अपचयन क्षमता, अपचयन पावर, अवकरण पावर बोले या अपचयन पावर एक ही बात होता है। तो ए का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये बी का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद सी का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद डी का ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या लिखें, ग्रेटर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ऑक्सीकरण विभव क्रम से दिया हुआ है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। तो बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, तो एल्युमिनियम द्वारा विस्थापित, पहला में क्या था, एल्युमिनियम द्वारा विस्थापित होगा, दूसरा में एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, तीसरा में एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। एक बात जान लीजिए, विस्थापन का नियम क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट उसको विस्थापित करेगा जो रिडक्शन पोटेंशियल में, जो रिडक्शन श्रेणी पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़े हैं उसमें लिखा जाता है ऊपर से नीचे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था तो ऊपर वाले एलिमेंट करता क्या, निचले वाले एलिमेंट का विस्थापित कर देता। जैसे था ना, ये लिथियम से शुरू करते थे, पोटेशियम कहीं कहीं नीचे में था, हाइड्रोजन था, उसके बाद उसके नीचे आते रहते तो सबसे नीचे में क्लोरीन होता था। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर वाले एलिमेंट क्या करता है, नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, विस्थापित। जैसे लिथियम है ना, पोटेशियम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। उसी तरह से यहाँ क्या था, लिथियम, पोटेशियम, Mg था, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, Mg होता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। तो Mg क्या करेगा, एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा, तो एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, एल्युमिनियम को विस्थापित सेकेंड ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। ये याद रखना पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना वो निचले वाले एलिमेंट को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर, जैसे ही चार्ज करने पर क्या होता है, पहले तो डिस्चार्ज होने पर क्या था, Pb प्लस में PbO2 रिएक्शन करता था, प्लस में कौन था, विद्युत अपघटन डाल देते H2SO4 रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था, H2 के स्थान पे क्या आ जाता, PbSO4, ठीक है, ये बनता था। ये डिस्चार्जिंग था, ये क्या था, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। फिर चार्जिंग रिएक्शन इसका उल्टा हो जाता, ये सब बन जाता, ये उल्टा करेंगे तो चार्जिंग हो जाएगा, ये इसको उल्टा करेंगे तो चार्जिंग हो जाएगा। PbSO4 से क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, ठीक है। तो H2SO4 बन रहा है, ये जितना था पहले राइट साइड से अब लेफ्ट साइड बनता है, चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में लेफ्ट साइड से राइट साइड बनता है, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग का था, राइट साइड से लेफ्ट साइड चलेंगे रिएक्शन तो ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग का। तो H2SO4 उत्पन्न हो जाएगा, बी नंबर आंसर। 27 का था ये। 28 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Na2SO4 के तनु जलीय घोल को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से अपघटित करने पर एनोड तथा कैथोड पर क्या जमा होगा। Na2SO4 के तनु जलीय घोल है, इसमें क्या डाल दिया गया है, जल भी डाल दिया गया है। तो देख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेंगे, Na2 है, SO4 है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, फिर क्या बनेगा,
SO4 -2 बनेगा। ये रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं 2 से। फिर देखते हैं H2 किस में जाएगा, H+ में जाएगा, OH- में जाएगा। वही बात, ये दोनों रिएक्शन कहाँ पे जाना चाहेगा, कैथोड पे, क्योंकि पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव होता है तो यहाँ पे कैथोड पे जाएगा। ये दोनों कहाँ जाना चाहेगा, एनोड पे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। Na+ में और H+ में कौन जाएगा, तो हम बताए थे केमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे कौन है, धातु है। हाइड्रोजन से ऊपर में कौन कौन सब था, हाइड्रोजन से ऊपर में कॉपर था, Au था, Ag था। उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे में धातु था, तो धातु में सोडियम आता है। तो धातु क्या, जो सबसे ऊपर में रहता है वही कैथोड पे जाएगा। सबसे ऊपर में कौन है, हाइड्रोजन है। धातु से ऊपर में कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या जाएगा, कैथोड पे, H2 कैथोड पे जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे राइट साइड में एनोड पे कौन जाएगा, जो सबसे ऊपर रहता था। पहले क्या लिखे थे, कैथोड एनोड वाले पे Cl- था, उसके बाद OH- था, सबसे नीचे में क्या था, SO4- था, SO4-2। तो इसमें OH- कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो OH- एनोड पे जाएगा। तो ये OH- क्या करता है, फिर रिएक्शन करके OH रिएक्शन करके O2 बना लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे है, कैथोड H2 पे जाएगा। यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ, एनोड पे क्या जाएगा, O2 जाएगा। उसके बाद कैथोड पे क्या जाएगा, H2, O2 और H2 कहाँ है, ऑप्शन में पहला नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का है। 29 में क्या बोल रहा है, KNO3 का संतृप्त घोल, KNO3 का संतृप्त घोल लवण सेतु बनाने में प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो KNO3 या KCl ले लो या KNO3, ये क्या करता है, लवण सेतु को, दोनों का रेट बराबर होता है, रेट मतलब वेग बराबर होता है। K+ बनाता है, NO3- बनाता है, तो ये दोनों का रेट क्या होता है, बराबर होता है। रेट मतलब वेग बराबर होता है, इसलिए तो होता है, संतुलित करता है दोनों ब्रिज को। एक हाफ सेल को इधर और दूसरे हाफ सेल को क्या करता है, संतुलित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, जिसका वेग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का है, बोल रहा है जंग मिश्रण है। 30 का क्वेश्चन है, जंग मिश्रण है। जंग का फॉर्मूला ही होता है, यहाँ पे दिया हुआ है Fe2O3 इंटू में XS2, Fe2O3 इंटू XS2। एक्स में कोई भी रह सकता है, हाफ रह सकता है, दो बैलेंस करने पर निर्भर है, एक बन रहा है, 2 या 3 4 बैलेंस करने पर निर्भर है। तो Fe2O3 ये किसका जंग है, ये जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र है। ठीक है, तो पहला ही होगा। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का है। 31 में क्या बोल रहा है, जलीय घोल में कौन हैलाइड एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता। जलीय घोल में कौन हैलाइड आयन ऑक्सीकृत नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, ये जो होता है ना हैलाइड, एनोड पे कौन ऑक्सीकृत होगा, नहीं, क्या बोल रहा है, एनोड पर कौन ऑक्सीकृत नहीं होगा, क्या लगाया यहाँ, नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करता था, विक्षेपित कर देता था, उसको विस्थापित कर देता था। इसमें देखना पड़ेगा तो कौन किसको विक्षेपित विस्थापित कर, सॉरी, फ्लोरीन क्या है यहाँ पे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं करना चाहिए। जैसे फ्लोरीन अगर नेगेटिव किसी से इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है, तो फ्लोरीन जीरो अवस्था में आ गया, नेगेटिव से जीरो अवस्था, -1 से जीरो अवस्था में, ये क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। तो ये ऐसा नहीं होना चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना ही नहीं चाहेगा, तो इससे जीरो अवस्था में नहीं आएगा। तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत नहीं होगा, ये ऑक्सीकरण नहीं होना चाहता, तो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो जाएगा केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का, फिर से क्वेश्चन आ गया वही, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन में, किस हैलाइड आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है। जल सबसे कम तो फ्लोरीन का ही होता है, फ्लोरीन से, जल से ऊपर में ब्रोमीन रहता है, आयोडीन रहता है। ठीक है, तो जल से कम किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस धातु आयन का अवकरण जल से कम होता है, किस धातु का अवकरण विभव जल से कम होता है। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का
देख लीजिए क्या क्या सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, ये लिखते हैं हम। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, H2O, आयरन, CO, निकेल, एसएन, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, AU। इस तरह से होता है केमिकल सीरीज। तो सबसे नीचे में क्लोरीन रहता है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस धातु का आयन अवकरण विभव जल से कम होता है। जल कहाँ पे है, ये H2O यहाँ पे है। जल से कम, ऊपर से नीचे जाते हैं तो अवकरण विभव बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे है तो अवकरण विभव बढ़ते जाता है। इसमें अवकरण विभव किसका कम है, तो H2O से कम। कॉपर का तो देख रहे हैं यहाँ पे नीचे है, नीचे यहाँ पे कॉपर, ये तो ज़्यादा हो जाता है। फिर Ag का भी नीचे है, Ag का AuAg यहाँ रहता है कहीं पे, तो Ag का ये भी इससे ज़्यादा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कॉपर का भी नहीं होगा। तो होगा कौन, देखिए ऊपर में सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, एल्युमिनियम भी है। तो ये हो जाएगा इसका धातु से जल से कम होता है अवकरण विभव। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ये केमिकल सीरीज याद रखना पड़ता है सबको। ठीक है, इसका ट्रिक भी है याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का बोला, निम्न किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन को अपघटित कर प्राप्त किया जाता है। वही केमिकल सीरीज का फिर क्वेश्चन आ गया। जो केमिकल सीरीज में ऊपर वाले धातु है वो नीचे वाले धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अपघटित कर देता है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस धातु को उनके लवण के जलीय विलयन को अपघटित कर प्राप्त किया जाता है। ओ ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इसका जलीय अपघटित करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया NaCl हो गया जैसे, तो इसका क्या होता है NaCl, ये जलीय विलयन का, ये अपने लवण में है। Na क्या है, अपने लवण, Na का क्या हो गया, लवण का जलीय विलयन NaCl होता है। NaCl का जो जलीय विघटन करते हैं ना, अपघटित करते हैं, तो Na प्लस में जाता है, Cl माइनस में जाता है। ठीक है, तो जलीय विलयनों को अपघटित करने से कौन सा प्राप्त हो जाएगा, Na प्लस प्राप्त होगा, Cl माइनस प्राप्त होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा 34 का, C। ठीक है, नहीं C नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें जलीय विलयन भी है, जलीय विलयन भी है, तो इसमें H2O भी तो डालना पड़ेगा। तो H2O H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, OH माइनस, ये OH माइनस होगा। तो ये दोनों जाना चाहे कहाँ पर, कैथोड पे, ये दोनों जाना चाहे कहाँ पे, एनोड पे। तो ये दोनों में से कौन जीतेगा, H प्लस जीतता है ना, इसमें से कौन जाता है, OH माइनस। तो यहाँ पे Na प्लस आया नहीं ना, आया Na नहीं आया, तो इससे तो नहीं आएगा ना सोडियम। बोला धातु को उससे लवण से प्राप्त कर, ये धातु जो है ना ये लवण हो गया, Na से लवण हो गया, इससे धातु प्राप्त किया जाएगा, नहीं प्राप्त किया जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये Ag का देखते हैं, Ag का लवण क्या है, Ag का लवण क्या होता है, AgNO3 होता है। Ag का लवण क्या होता है, AgNO3, AgNO3। तो ये Ag प्लस में जाएगा और NO3 माइनस में जाएगा। फिर देखिए जलीय विलयन है तो H2O भी तो डालना है, H प्लस जाएगा, प्लस में OH माइनस जाएगा, OH माइनस जाएगा। तो ये दोनों में से कौन जीतेगा, हम बताए थे ना H प्लस से ये 3-4 गो है जो आगे है, Ag प्लस है, AU प्लस है और कुछ Cu+2 है। तो ये सब क्या था, हाइड्रोजन से ऊपर था, ये सब हाइड्रोजन से, कॉपर ज़्यादा था, उसके बाद Ag था, उसके बाद AU था। तो ये सब क्या था, हाइड्रोजन से ऊपर था, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट था। तो क्या करता है, जो ज़्यादा ऊपर रहता है वही क्या होता है, कैथोड पे प्राप्त होता है। जो ज़्यादा ऊपर रहता है वही कैथोड, हाइड्रोजन से ऊपर है ना ये सब, तो ये कहाँ जाएगा, ये दोनों में से कौन जीतेगा, Ag में से और हाइड्रोजन में से कौन जीतेगा, Ag ऊपर में है, तो Ag जो ऊपर वाला होता है वही जीतता है, वही जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो Ag जाएगा यहाँ पे कैथोड पे। तो इसमें से, तो ये दोनों में से तो कौन गया, कैथोड पे। Ag हमको प्राप्त हो गया। अब इस लवण से हमको क्या प्राप्त हो गया, Ag प्राप्त हो गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 35 का, 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने आवश्यकता कूलम्ब होगी। 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने आवश्यकता कूलम्ब, मतलब चार्ज की, कितने चार्ज की आवश्यकता है। कूलम्ब किस में मापा जाता है, चार्ज के मापा जाता है कूलम्ब। चार्ज को किस में मापा जाता है, कूलम्ब। तुमको चार्ज पूछ रहा है ना, तो ये
एक फेराडे में कितना होता है चार्ज, 96,500 कूलम। तो ये जो है ना फेराडे का विद्युत अपघटन के नियम पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 मोल, तो कितना कितना इसमें मास नहीं दे करके क्या दिया हुआ, मोल दे। 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करना है, तो O2 का अगर मोल दिया हुआ 1 मोल दिया हुआ, तो मोल क्या निकलता है, दिया गया मास बट्टा में क्या निकालता है, मोलिकुलर मास। तो हमको मास निकालना है, तो मास निकालना तो 1 मोल तो दिया ही है। मोलिकुलर मास कितना होता है O2 का कितना हो जाएगा, O2 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 16। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 हुआ तो 32 गुना 1 मोल, तो मास कितना आ गया 32 ग्राम, ठीक है। ये 32 ग्राम मास आ गया। तो अब हमको बताना है ये O2 में 32 ग्राम O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यकता कूलम कितना होगा, चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, E बट्टा में 96,500 गुना में Q। तो Q ही हमको निकालना है, जबकि हम अभी कितना निकाले हैं 32 ग्राम, तो W 32 ग्राम निकाले हैं। इक्वल टू E क्या होता है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को भी निकालने के लिए हम बताएं E इक्वल टू दिया गया मास बट्टा में मोलिकुलर मास बट्टा में होता है N फैक्टर। मोलिकुलर मास कितना है इसका 32 है। 32 बट्टा में N फैक्टर क्या होता है, N फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 1 मोल H2O को तोड़ना है ना, O2 में ऑक्सीकृत करना, तो H2O ऑक्सीकृत करके कहाँ जाएगा, O2 में जाएगा, H2 में जाएगा प्लस में O2 में जाएगा, H2 में जाएगा प्लस में O2 में जाएगा, ये होगा ना। H2 2 है तो 2 इक्वेशन बैलेंस कर लेता है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाफ से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ से गुना कर लिया। अब हमको बताना है इसमें कितना अवस्था से कितना अवस्था में गया है, ऑक्सीजन कौन सा अवस्था में गया है, पहले क्या था +2 अवस्था, नहीं पहले यहाँ पे कितना 0 अवस्था है। अब कितना अवस्था में जा रहे हैं, पहले एक ऑक्सीजन पे -2 अवस्था हो रहा था। ये H+ से H+2 में ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा N फैक्टर 2 हो जाएगा। ये काटने पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना E का मान कितना आया 16 बट्टा में 96,500 इंटू में Q। ये 16 से काट दो, 16 दूना 32, 96,500 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 96,500 को 2 से गुना करना पड़ेगा। गुना करके कितना आता है Q का मान कितना आएगा 96,500 गुना 2, 0 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, उसके बाद 9 दूनी 18, 1 19। तो इसको हम अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1.93 गुना 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में बोल रहा है जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 घोल में डुबाया गया, यदि 298 केल्विन पर घोल को 10 गुना तनु करने पर जिंक के विभव में कितना परिवर्तन होगा। ये भी न्यूमेरिकल है। तो जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के घोल में डुबाया गया, तो 298 केल्विन पर घोल को 10 गुना तनु करने पर जिंक के विभव में कितना परिवर्तन होगा। तो ये निकलेगा, न्यूमेरिकल है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क का पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो देखिए, तो भी देख लेते हैं। नस्टर्स का इक्वेशन पर ये सवाल बनता है। नस्टर्स का इक्वेशन का सवाल में उसका फॉर्मूला होता है, नस्टर का इक्वेशन दिया गया था, तो उसका इक्वेशन था E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टा में N होता है N फैक्टर, उसके बाद इंटू में लॉग कंसंट्रेशन लेते हैं, मतलब सांद्रता लेते हैं किसका, प्रोडक्ट का, बट्टा में सांद्रता किसका लेते हैं, रिएक्टेंट का, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, सांद्रता किसका परिवर्तन कर रहे हैं, 10 गुना तनु कर रहे हैं ना, तो सांद्रता तो घटा रहे हैं, तो 10 गुना तनु कर रहे हैं, तो जिंक विभव में कितना परिवर्तन होगा। तो सांद्रता पहले मान लेते हैं, पहले कितना था 1 था, अब क्या कर रहे हैं 10 गुना कर रहे हैं, तो इसका 10 गुना तो तनु कर रहे हैं, 10 गुना तनु कर रहे हैं, तो इसका 1/10 हो जाएगा, क्या सांद्रता घट जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो E नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टा में N क्या हो जाएगा +2, Zn +2 अवस्था में, तो ये 2 से भागा करेंगे, लॉग
प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वैसे तो 10 गुना था, रिएक्टेंट से 10 गुना प्रोडक्ट बनता, रिएक्टेंट से 10 गुना प्रोडक्ट क्या होता, तनु करता, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/, पहले क्या था प्रोडक्ट, 1/10 कम हो जाएगा ना लिखना। अभी तनु में, तनु के फॉर्म में लिखते थे, तनु के फॉर्म में लिखते तो 10/1 लिखते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखना है ना, कंसंट्रेशन को क्या 1/10 लिखना पड़ेगा, 10 गुना। तो इसको सोल्व करने पर हमको प्राप्त हो जाता है ये नंबर का आंसर। ठीक है, ये log 1/10 है ना, तो log 1/10, तो log 1 माइनस log 10 लिखेंगे, log को तोड़ेंगे ना, तो log 1 माइनस log 10, log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू तो क्या होता है, 0 होता है, log 10 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0.01 होता है समथिंग। तो ये सब सोल्व करने के बाद गुना करना पड़ेगा, ये दोनों में भाग देने के बाद ई सेल में से जितना घटता है ना, तो कितना घटता है, ये इसका जितना वैल्यू होगा ना इधर वाला का, तो वही मान घटने पर होगा, तो 30 मिलीलीटर वोल्ट घटेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है, कि न्यूमेरिकल था। 37 का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कॉपर से कॉपर +2 में 1 मोलर मोलरिटी दिया हुआ, साल्ट ब्रिज दिया हुआ, फिर एजी से एजी सेल के लिए ई सेल का मान दिया हुआ तथा ई सेल इतना का मान दिया हुआ, दोनों का दिया हुआ। तो ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा, ई नॉट सेल पूछ रहा है। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ई नॉट सेल किसका दिया हुआ, ई नॉट सेल किसका दिया हुआ, ई नॉट सेल दिया हुआ तो 0.46 वोल्ट दिया हुआ। उसके बाद बताओ, उसके बाद ये दिया हुआ ई नॉट एजी से, एजी प्लस से कहाँ में जा रहे हैं, एजी में जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ 0.80 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ, निकालना क्या है, ई नॉट सी यू प्लस से सी यू में, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है, कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ई नॉट सेल इजकल टू क्या होता है, ई नॉट सेल इजकल टू क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, ई सेल, ई नॉट सेल इजकल टू होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ई नॉट सेल तो दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 0.46। उसके बाद ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ए जी 0.8 वोल्ट है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ए जी प्लस से ए जी में जा रहा है ना। इसमें देख लीजिए रिएक्शन में, देखिए पहले सेल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ, कॉपर से कॉपर +2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। ए जी प्लस से ए जी में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम ऑक्सीडेशन में देखेंगे किसका, कॉपर का, कॉपर में क्या लिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, सी यू प्लस से क्या रहा है, सी यू हमको निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल में निकालना है, प्लस से 0 में आ रहा है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकालना है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या साइन चेंज कर लेंगे ना, ई सी यू प्लस से सी यू में जा रही है, रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकालना है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, प्लस में क्या निकालना है, ई नॉट, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है, क्योंकि एजी का रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो दिया ही है, कितना दिया, 0.80 वोल्ट। तो ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल एजी का, एजी प्लस से कहाँ जा रहे हैं, एजी में जा रहे हैं। ठीक है, एजी प्लस से एजी में जा रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0.46 इक्वल टू माइनस ई कॉपर का प्लस से कहाँ जा रहे हैं, सी यू में जा रहे हैं, फिर यहाँ पे प्लस है, ये इसका कितना दिया हुआ, एजी प्लस से एजी में पोटेंशियल 0.80 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करना है, एक तरफ ले जाना ई कॉपर प्लस से कॉपर में जो जा रहा है, इसको लेफ्ट साइड लाना, तो प्लस में हो जाएगा ये, फिर इसको 0.46 राइट साइड में जाएगा तो घट जाएगा, 0.80 से घट जाएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, घटाने के बाद 0.80 में से घटाएंगे 0.46, तो क्या हो जाएगा, तो 0.34 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बना लोगे, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बनाना कैसे है इससे पहले भी बता चुके हैं। देखिए अल्कली धातु है ABCD, इसका मानक अवकरण विभव दिया हुआ है, ए का दिया 3.05 माइनस 1.66 माइनस 0.40 0.80 वोल्ट। ये तो वही क्वेश्चन है पहले वाला, नहीं यहाँ पे पॉजिटिव में है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, पहले संख्या रेखा पे दर्शा लो।
दर्शाने के बाद देखते हैं कौन पॉजिटिव है, कौन जीरो के नज़दीक कौन है लेफ्ट साइड में। तो माइनस में 0.40 है, फिर देखिए माइनस में 1.66 वोल्ट है। उसके बाद राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में 0.80 है, उसके बाद उससे राइट साइड में 3.05 है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये उत्तम सबसे ज़्यादा अवकारक कौन होगा, वही अपचायक हो या अवकारक, अपचायक को हो या अवकारक को। तो अपचायक और अवकारक में क्या, तो सबसे ज़्यादा अपचयन शक्ति किसका होता है, जो ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसमें ज़्यादा नेगेटिव कौन है, -1.66। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो बी नंबर में है -1.66। ठीक है, तो बी नंबर कहाँ, ऑप्शन सी में। ये हो गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का, 39 में बोल रहा है किस ताप पर एजी की चालकता सबसे अधिक है, किस ताप पर एजी की चालकता सबसे अधिक है। एक बात बताएं हम, किस धातु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, धातु को अगर गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं धातु पर, धातु को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, चालकता घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। धातु को अगर गर्म करते हैं ना, उसका चालकता घट जाता है। तो देखिए इसमें क्या करता है, सबसे बढ़ाना ना, चालकता बढ़ाना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। चालकता बढ़ाना है तो इसका ये बढ़ाना है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कम टेम्परेचर हो उसका चालकता ज़्यादा हो जाएगा। 28 ज़्यादा, 25 ज़्यादा, 30 ज़्यादा, सबसे कम कौन है इसमें, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चालकता हमको बढ़ाना है ना, तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही, ये दूसरा टाइप का उसी में देखिए क्या है, किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी। तो अगर ये घोल है ना, किसी धातु रहता है तो धातु पर टेम्परेचर, धातु पर क्या होता है, धातु पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका चालकता कम होती है। लेकिन विलियन में, कोई भी विलियन है, विलियन पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इसका चालकता बढ़ती है। ये देखिए विलियन है, NH4 का घोल मतलब विलियन, NH4 का घोल का विलियन है, तो विलियन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बोला, लेकिन ये क्या करा, कम। चालकता कम क्या होना चाहिए, इसका कम होगा तो इसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो चालकता भी कम होगा। तो यही पूछ रहा है, तो चालकता सबसे कम कब होगा, जब टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर मतलब ताप कम करेंगे। तो इसमें टेम्परेचर किसका कम है, ये। ठीक है, ये दोनों का उल्टा रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 40 ही क्वेश्चन था। तो कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल, पूरा बोर्ड लेवल का था। आशा करता हूँ आप सभी सब समझ गए होंगे। तो लाइक कर दीजिए एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, लव यू दोस्तों, थैंक यू।